स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आज हम रिसर्च का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है परिकल्पना, जिसे प्राकल्पना भी कहते हैं, उपकल्पना भी कहते हैं और इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहते हैं। इस पे हम डिस्कस करेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नेट में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन ठीक है आते हैं और जो बच्चे पीएचडी एडमिशन के लिए एंट्रेंस देते हैं ना, वहाँ पे भी ये मतलब यहाँ से भी दो क्वेश्चन 100% आते हैं। और जो बच्चे कोर्स वर्क ठीक है ना, कोर्स वर्क जो होता है पीएचडी के दौरान होता है, कोर्स वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे भी दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत आप सीरियसली लीजिएगा, ठीक है ना, आपकी बहुत हेल्प करेगा ये। और इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, हम इसमें अर्थ समझेंगे कि भाई इसका परिकल्पना का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, विशेषताएं क्या है, प्रकल्पना के स्रोत क्या होते हैं, प्रकल्पना के प्रकार क्या क्या है, प्रकल्पना का महत्व क्या है और परिकल्पना की सीमाएं क्या है। तो ये सारी चीजें हम इस लेक्चर के अंदर हम ये करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों बड़े ध्यान से आप इस लेक्चर को करना, ठीक है ना। परिकल्पना, प्रकल्पना, उपकल्पना, हाइपोथेसिस सब एक ही है, ठीक है ना। क्या है? एक ही है, ठीक है ना। आप कंफ्यूज मत होना कभी भी, ठीक है। और परिकल्पना क्या है? ये शोध कार्य का पूर्व विचार है। क्या है? पूर्व विचार है। ये क्या है? पूर्व विचार है या तर्क वाक्य है। पूर्वतर वाक्य, पूर्व तर्क वाक्य, तर्क वाक्य, वाक्य। हम जब शोध कार्य चालू करते हैं तो कोई हमारे पास समस्या होती है, उस समस्या को लेके हमारी एक परिकल्पना होती है, एक विचार होता है, एक मान्यता होती है। हम पूरे शोध कार्य के दौरान उसी विचार का, उसी तर्क वाक्य का, उसी मान्यता का परीक्षण करते हैं। और परीक्षण के दौरान ये सत्य भी सिद्ध हो सकती है और असत्य भी, ठीक है ना। यही शोध है, ठीक है ना, कुछ नहीं है शोध, शोध इतना ही है, ठीक है ना। क्या है पराकल्पना? आप देखते हैं जो बुक्स वगैरह में जो लिखा हुआ है, क्या लिखा रहता है? पराकल्पना शोधार्थी का तर्क वाक्य। क्या है? तर्क वाक्य है, ये विचार है एक, और क्या है? मान्यता है, ठीक है ना, जिसे शोध के दौरान परीक्षित किया जाता है, मतलब इसको चेक किया जाता है, इसका टेस्ट किया जाता है कि ये जो वाक्य है, ये जो हमारा विचार है, ये हमारी मान्यता है, ये सही है कि नहीं सही है, ठीक है ना। एक थोड़ा सा ये देख लो, एक मान्यता के अनुसार हाइपोथेसिस एक पूर्ण शब्द है जो प्राचीन यूनानी शब्द हुपोथेसिस से बना है, जिसका हुपोथेसिस का अर्थ होता है टू पुट अंडर या टू सपोज, ठीक है ना। तो तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैंने बता दिया, आपको नॉलेज के लिए, ठीक है ना। या यूं कहें शोध शुरू करने का आधार, ठीक है ना। क्या है? शोध शुरू करने का आधार, जिस पर शोध टिकी है, वो क्या है? वो पराकल्पना है, ठीक है ना। हम कोई समस्या उठाते हैं, ठीक है, तो उस समस्या से उस समस्या पर हमारा कुछ विचार होगा, ठीक है ना। जैसे कि हम एक समस्या उठाते हैं कि भाई घरों के अंदर महिलाओं के संग बहुत ज्यादा क्या होता है? घरेलू हिंसा होती है, महिला उत्पीड़न के संग उत्पीड़न होता है, शोषण होता है और घरेलू हिंसा होती है। तो हमने एक परिकल्पना बनाई कि नशा जो है वो क्या है? घरेलू हिंसा का मुख्य कारण है, ठीक है ना। क्या बनाया हमने? महिला उत्पीड़न, शोषण और महिलाओं के संग होने वाली हिंसा को लेके हमने एक परिकल्पना बनाई कि नशा जो है वो क्या है? घरेलू हिंसा का कारण है। अब ये क्या हो गया? ये हमारी परिकल्पना हो गई, ये हमारा तर्क वाक्य हो गया, ये हमारा विचार होगी और यही हमारी मान्यता है। अब हमारे शोध का हम ये चेक करेंगे ना कि भाई क्या बोलते हैं कि महिलाओं के संग जो हिंसा हो रही है उसमें नशे का क्या 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 भूमिका है, ठीक है ना। तो उसके लिए जब हम शोध चालू करेंगे तो ये जो परिकल्पना है हमारी, ये हमारा शोध का आधार बन गई है ना। पूरी की पूरी शोध इसी पे टिकी हुई है। हम शोध के दौरान यही चेक करेंगे कि भाई नशे का क्या रोल है, क्या नशे के कारण ही हिंसा हो रही है, तो यही चीज है, ठीक है ना। अर्थ क्या है? सामाजिक विज्ञान में परिकल्पना को एक कार्यकारी तर्क वाक्य, ठीक है ना, ऐसा
तर्क वाक्य जिस पे हमने आगे कार्य करना होता है, क्योंकि तर्क वाक्य कह दिया जाता है क्योंकि इस पूर्व विचार या तर्क वाक्य का ही शोध कार्य के दौरान परीक्षण होता है, ठीक है ना। इसी चीज को ही हम चेक करेंगे, ठीक है ना, किसको, परिकल्पना को ही हम चेक करेंगे, और कोई चीज नहीं चेक करते हम रिसर्च के अंदर में। रिसर्च के अंदर में हम हमारी जो परिकल्पना है, हमारी जो मान्यता है, हम उसको ही चेक करते हैं, और चेक करने के बाद हो सकता है ये सही भी साबित हो सकता है ये गलत भी साबित हो, दोनों बातें हो सकती हैं, ठीक है ना। क्या हो सकती है, दोनों बातें साबित हो सकती है। अब ये कुछ जो बच्चे एमए में हैं, ठीक है, और कोर्स वर्क में है और पीएचडी एडमिशन एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है ना, क्योंकि पीएचडी एडमिशंस में क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, और आप जब अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने पे आएंगे, परिभाषा देंगे, तो काफी टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप कोई भी एक डेफिनेशन याद कर लीजिए और उनको एग्जाम में लिख दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या होगा कि आप इनमें से एक डेफिनेशन याद कर लीजिए। अब वैसे अगर लिखोगे तो आपको कम से कम 5-6 आपको एक्सप्लेन करने के लिए 5-6 लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, बोगार्ट्स की एक परिभाषा है, परीक्षित किया जाने वाला तर्क वाक्य एक परिकल्पना है, खत्म। एक लाइन के अंदर में 1-2 देखो क्या फायदा होता है, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 9 शब्दों के अंदर में आपने परिकल्पना ही खत्म कर दी। क्या कर दिया आपने, 9 वर्ड्स के अंदर में परिकल्पना की परिभाषा खत्म कर दी। तो ये जो बच्चे जो एमए पीएचडी कोर्स वर्क और पीएचडी एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो एक ऐसी डेफिनेशन हर एक चीज की जरूर याद करके रखें, ये बहुत हेल्प करने वाली है। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। गुड्डे व हट है इसका नाम, आप जब कोर्स वर्क स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत सुनेंगे, ठीक है ना। कोर्स वर्क जब स्टार्ट होगा तो गुड्डे हट इन्होंने हर एक चीज पे कुछ ना कुछ बोला ही है। परिकल्पना भविष्य उन्मुख होती है, मतलब ठीक है ना, भविष्य उन्मुख होती है, मतलब भविष्य में इसका सत्य असत्य क्या है ये भविष्य में पता चलेगा, अभी हमें नहीं पता चल सकता। तो ये क्या होती है, भविष्य उन्मुख होती है, तथा ये एक ऐसा तर्क वाक्य है। क्या है, तर्क वाक्य। हमने अपने तर्क से इस वाक्य का निर्माण किया है, तो ये क्या है, तर्क वाक्य है। तो ऐसा तर्क वाक्य होती है जिसका परीक्षण किया जा सकता है, मतलब इसको चेक किया जा सकता है। परीक्षण के पश्चात ये सत्य सिद्ध हो सकती है या असत्य, ठीक है ना। तो यही वाली बात सही गलत साबित हो सकती है, सत्य असत्य हो सकती है। पीवी यंग है, ये भी बहुत महान विद्वान है रिसर्च में। पराकल्पना एक कार्यवाहक, ठीक है ना, ऐसा कार्यवाहक केंद्रीय विचार है। केंद्रीय विचार इसलिए है दोस्तों, सेंट्रल इसलिए है क्योंकि ये शोध पूरा शोध इस पे ही आधारित है, ठीक है ना, पूरे शोध का आधार यही है। तो ये क्या है, ये कार्यवाहक केंद्रीय विचार है जो उपयोगी अध्ययन का आधार बन जाता है। हम जो उपयोगी अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च क्या होता है, एक बहुत उपयोगी अध्ययन है, बहुत काम आता है, तो उसका क्या है, उसका आधार बन जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों विशेषताएं देख लेते हैं, विशेषताएं क्या क्या है। दोस्तों आप लोगों में से जिन लोगों को भी मतलब ये नोट्स चाहिए होंगे, क्वेश्चन इनमें से ही आएगा, कहीं से और बाहर से नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब वो जो बुकें आया करती थी ना, क्या बोलते हैं, जो हम पढ़ा करते थे सामान्य पेपर 1 के लिए, उनमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है ना। वो 1 2 3 नंबर दिला देंगे। अगर आपको 5 रिसर्च में 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से 5 करने हैं, तो आपको इस तरह के नोट्स की जरूरत है या बुक्स की जरूरत पड़ेगी जो स्पेसिफिक बुक्स हो, ठीक है ना, आप उनको जरूर पढ़िएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। यह किसी शोध कार्य, ठीक है ना, शोध कार्य एक समस्या पर आगे बढ़ने का पूर्व विचार है। भाई हमें कोई शोध कार्य अगर स्टार्ट करना है और हमें उस किसी समस्या पर आगे बढ़ना है, तो एक हमारे पास पूर्व विचार होता है, ठीक है ना, जिसको क्या कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं। तो एक ये पूर्व विचार है, आधार या तर्क वाक्य है, ठीक है ना, ये हमारे रिसर्च का आधार भी है, और ये क्या बोलते हैं, जिसका परीक्षण होना शेष है। तो क्या कह रहा है कि भाई ये जो परिकल्पना होती है, किसी शोध कार्य का, शोध समस्या पे आगे बढ़ने का एक विचार है। हमने एक विचार बनाया और हम उसी विचार पे हम अपना शोध कार्य प्रारंभ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने एक पूर्व विचार बनाया, क्या बनाया, महिला समस्या को लेके, महिला हिंसा को लेके हमने एक विचार बनाया कि घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण क्या है, नशा है, ठीक है ना। और हम इसी वाक्य के आधार पे हम शोध कार्य में आगे बढ़ेंगे।
इस समस्या पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। और यही वाक्य, तर्क वाक्य क्या है, ये हमारे उसका शोध का आधार है, और इसी का हम परीक्षण आगे भविष्य में हम इसका परीक्षण शोध के दौरान करेंगे, ठीक है ना। परीक्षण के उपरांत परिकल्पना जो है वो क्या है, वो सही भी हो सकती है और गलत भी सिद्ध हो सकती है। तो ये दोनों चीजें हैं, ये इसकी विशेषता है कि भाई परिकल्पना ऐसा नहीं है कि आपने बना दी तो वो सही होगी, गलत भी साबित हो सकती है। हो सकता है हम बाद में जब शोध समाप्त करें तो पता चले कि भाई जो नशाखोरी है वो इसका कारण नहीं है। हो सकता है पैसों की तंगी या बड़ा परिवार का बड़ा आकार होना भी हिंसा का कारण हो सकती है, ठीक है ना। या उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो ऐसे हालात पैदा कर देती है कि हिंसा हो जाते हो, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जो परिकल्पना होती है वो सही या गलत सिद्ध हो सकती है। परिकल्पना जो होती है वो शोध समस्या से संबंधित होती है, साथियों किससे होती है, शोध की समस्या से संबंधित होगी, ठीक है ना। अब जैसे कि हमारी परिकल्पना है क्या है कि नशा जो है वो घरेलू हिंसा का कारण है, तो किस समस्या से संबंधित है, घरों में जो हिंसा हो रही है, भाई बाहर से दारू पी के आया, बच्चों को पीट दिया, घरवाली को धो दिया खामे खाम बेवजह में, है ना। कहीं तो ये क्या है, ये एक समस्या है, घरेलू हिंसा क्या है, एक समस्या है। और ये क्या है, ये हमारी परिकल्पना इसी समस्या से संबंधित है। सामान्यता समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए, कमेंट्स कर दीजिएगा, है ना, ताकि मुझे पता चले। सामान्यता यह समस्या से संबंधित किसी प्रमुख सिद्धांत से संबंधित होती है, ठीक है ना। हो सकता है भाई ये सिद्धांत से भी संबंधित होती है या होनी चाहिए, ठीक है ना। परिकल्पना शोधकर्ता के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है। दोस्तों एक बार मैंने परिकल्पना बना ली ना, तो ये परिकल्पना ना जब तक शोध समाप्त नहीं हो जाएगा ना तब तक ये मेरा मार्गदर्शन करेगी, ठीक है ना। ये मेरे को बताएगी कि भाई आपको किस चीज की टेस्टिंग करनी है। मैंने परिकल्पना क्या बनाई, नशा, घरेलू हिंसा का कारण कारण है, ठीक है ना। तो मेरी ये परिकल्पना जो है ये मेरा मार्गदर्शन करेगी, ये कहेगी भाई जाओ समाज में नशे, जो समाज में उन लोगों को ढूंढो जो नशेड़ी हैं, ठीक है ना, नशेड़ी हैं, और उन लोगों को ढूंढो जिनके घर में घरेलू हिंसा होती है। कहाँ होती है, घरेलू हिंसा होती है, उन परिवारों को ढूंढो, ठीक है ना। तो क्या कर रही है, मेरा मार्गदर्शन कर रही है। अब मेरे को ये कहीं और नहीं जाने देगी, मेरे को कोई और कहीं ये जाने नहीं देगी, मुझे यहीं पे जाना पड़ेगा, ये मेरा इस तरह से मार्गदर्शन करेगी, ठीक है ना। मैं इस परिकल्पना को ही टेस्ट करूंगा, और कोई चीज और कोई विचार नहीं आ सकता, ठीक है ना। इसी परिकल्पना को ही टेस्ट किया जाएगा, और इसी तरह से परिकल्पना शोधकर्ता का मार्गदर्शन करती है। यह तथ्यों पर आधारित एक अस्थाई, यह है, ठीक है ना, अस्थाई समाधान के रूप में होती है, ठीक है ना। अब दोस्तों ये हमारा एक अस्थाई समाधान है, ठीक है ना, कोई फिक्स नहीं है। ये हो सकता है शोध के दौरान सत्य भी सिद्ध हो सकती है, असत्य भी सिद्ध हो सकती है। तो क्या है, ये हमने एक अनुमानित वो है, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई परिकल्पना एक क्या है, अस्थाई समाधान है, स्थाई समाधान है, अनुमानित समाधान है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आया तो याद रखना ये अस्थाई या अनुमानित समाधान होता है, ठीक है ना। ये स्थायी नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, अंतिम नहीं होता है। शोध के बहुत सारे उपकरणों में से प्राकल्पना एक उपकरण है, बिल्कुल सही बात है। एक परिकल्पना एक बहुत शोध के जितने भी उपकरण हैं, चाहे आपका क्या बोलते हैं, आपका मैथोलॉजी आप कौन सी लगा रहे हो, डाटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हो, सैंपल कौन सा होगा, साइज क्या होगा, जैसे वो उपकरण है वैसी परिकल्पना भी एक उपकरण है। विशिष्टता इसका एक प्रमुख गुण है, गुण या पहचान है, क्योंकि समस्या की प्रकृति से इसका सीधा संबंध होता है, ठीक है ना। समस्या से संबंध है, यहाँ पे हमने देखा कि शोध से समस्या संबंधित है। तो क्या है कि भाई ये समस्या से की प्रकृति से और एवं उसके क्षेत्र से इसका संबंध है, इसीलिए ये विशिष्ट है, ठीक है ना। इसका एक विशिष्टता इसका गुण है, ठीक है ना। परिकल्पना आगमनात्मक है, तो आप समझ ही गए होंगे, हमने पहले एक विचार बनाया, फिर उसको टेस्ट कर रहे हैं, उसको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, सत्य असत्य जो भी है। तो क्या ही आगमनात्मकता है। परिकल्पना संक्षिप्त और स्पष्ट होनी चाहिए, तो परिकल्पना स्पष्ट होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि समझ में ही ना आए, है ना। आपकी परिकल्पना समझ में ही नहीं आए, उससे समझ में ही ना आए कि भाई ये बच्चा साबित क्या करना चाहता है ना।
तो परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए जो स्पष्ट हो और संक्षिप्त हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। परिकल्पना के स्रोत क्या क्या है? व्यक्तिगत या निजी स्रोत हो सकते हैं दोस्तों, जैसे अपने हमारा विचार हो सकता है, हमारा विचार हो सकता है, अनुभव हो सकता है, ये क्या होंगे? हमारे व्यक्तिगत या निजी स्रोत हो सकते हैं, ठीक है ना। बाह्य स्रोत हो सकते हैं दोस्तों, सामान्य संस्कृति, हम जिस समाज में रहते हैं उसकी अपनी संस्कृति है, ठीक है ना। उस संस्कृति में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, रीति होता है, रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, बहुत सारी परंपराएं पीछे से चली आ रही हैं। हम आज के समय में उनको चेक करना चाहते हैं, उनकी टेस्टिंग करना चाहते हैं, वो कहाँ तक उपयुक्त है, वाकई में है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, आप एक पुरानी कहावत है कि बरगद के नीचे क्या है? भूत होता है। रात के 12 बजे बरगद के नीचे भूत आता है। तो आपके मन में जिज्ञासा आती होगी ना, भाई जरा इसको चेक करके तो देखें कि वाकई में भूत होता है कि नहीं होता है ना। तो इसी तरह से बहुत सारी मान्यताएं सब चली आ रही हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, तो वो क्या है, वो भी प्रकल्पना का स्रोत बन जाते हैं, ठीक है ना। सती प्रथा, ठीक है ना, ये बहुत पुरानी वो है, परंपरा थी हमारे समाज में, रीति रिवाज था, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च हुए, ठीक है ना। तो क्या है, ये सब स्रोत होते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत, भाई बहुत सारे सिद्धांत ऐसे बने हैं जो पहले बने थे कभी, ठीक है ना, पहले बने थे, लेकिन आज के टाइम में उनकी उपयोगिता चेक की जाती है। आज उपयोगिता चेक की जाती है कि भाई आज भी इसी तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अरस्तु हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत बनाए, ठीक है ना। कार्ल मार्क्स का आपका जो समाजवाद मार्क्सवाद है, उसको आज आज नव मार्क्सवादियों ने चैलेंज किया, ठीक है ना। ग्रामसी जो है उन्होंने बताया कि नहीं, आधार के साथ साथ अधिरचना पे भी का भी महत्व होता है। तो ऐसी बहुत सारे वैज्ञानिक सिद्धांत हैं जिनका जो पहले बने थे, आज की डेट में उनको चेक किया जाता है और उसी हिसाब से परिकल्पना का निर्माण हो जाता है। सादृश्यता होती है दोस्तों। सादृश्यता का मतलब ये है कि जैसे कि भाई बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा किसी कोई दवाई का निर्माण करते हैं ना जब, तो उसका टेस्ट पहले किस पे करते हैं? चूहों पे करते हैं, फिर किस पे करते हैं? बंदरों पे करते हैं, और उसके बाद मानव पे करते हैं। तो ये सादृश्यता है। यहाँ से बहुत सारी परिकल्पनाएं मिल सकती हैं कि अगर कोई दवाई अगर अगर बंदर का इलाज कर सकती है, तो ये आपकी परिकल्पना हो सकती है कि भाई ये आदमी का भी इलाज कर सकती है। तो ये परिकल्पना का आधार हो सकता है। आप प्लेटो और अरस्तु के उसमें जाते हैं, विचारों में जाते हैं, तो वहां पे भी आपको सादृश्यता मिलती है। विशेष प्रकृति के व्यक्तिगत अनुभव, आपने कुछ अनुभव किया, कुछ ऐसे अनुभव जो आपको आपके आपके मन में क्या बोलते हैं, परिकल्पना निर्माण का आधार बन सकते हैं। हम अपने जीवन में इतनी लंबी जिंदगी जीते हैं, तो बहुत सारे अनुभव आते हैं जो क्या बोलते हैं, जो परिकल्पना के निर्माण में सहायक हो जाते हैं। पूर्व में किए गए शोध कार्य के निष्कर्ष, अब पूर्व में कोई शोध कार्य हुआ है, तो उसका जो निष्कर्ष है उसको आज चेक किया जा सकता है, ठीक है ना। वहां से परिकल्पना का निर्माण हो सकता है। बोलो, जाओ जाओ। तो पूर्व में किए गए शोध कार्यों के निष्कर्ष जो है वो परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण परिणाम, बहुत सारे सर्वेक्षण होते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, जैसे कि अ, जो हमारे यहाँ पे जनगणना होती है, ठीक है ना, उसमें ये निकल के आ जाए कि भाई क्या बोलते हैं, एक अल्पसंख्यक समुदाय है, उसकी जनसंख्या तेजी से कम हो रही है। पिछले 10 साल पहले इतनी थी, अब कम हो गई, 5 साल पूर्व इतनी थी और अब कम होकर इतनी हो गई है। तो वहां से भी आपका परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं, है ना। कह सकते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, इस कारण से इनकी जनसंख्या लगातार कम हो रही है, या गवर्नमेंट इनके हितों पे ध्यान नहीं दे रही है, या इनकी अनदेखी हो रही है, ठीक है ना। या क्या बोलते हैं, जो आपका ये आर्थिक रिपोर्ट्स वगैरह जो आती हैं, तो उसके अंदर ये रिपोर्ट आया कि भाई गरीबी बढ़ी है, गरीबी कम हुई है या ज़्यादा हुई है। तो वहाँ से आप परिकल्पना का निर्माण कर सकते हैं कि भाई गरीबी का सरकार की जो नीतियाँ हैं, वो गरीबी को बढ़ावा दे रही हैं या गरीबी को हटा रही हैं। जनमत जनमत व सामान्य मांगे जो हैं वो भी परिकल्पना का स्रोत है। सरकार की शोध परिवर्तन और जांच रिपोर्ट, अब इस सरकारी शोध प्रतिवेदन जो होता है या जो जांच रिपोर्ट होती हैं, वहाँ से आप कोई परिकल्पना बना सकते हैं। न्यायिक निर्णय मतलब जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देते हैं, वहाँ से परिकल्पना का निर्माण हो जाता है। विधायिका में बहस और जनमत संग्रह,
शासन प्रशासन में तेजी से बदलाव आ रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे भाई 1991 से पहले हम समाजवाद की तरफ हमारा झुकाव था, अब जो है पूंजीवाद की तरफ है। मीडिया में कोई खबर है, कोई न्यूज है, कोई रिपोर्ट है, वहां से और व्यक्तिगत चिंतन, हम भी किसी टॉपिक को लेके, किसी विषय को लेके जो चिंतन करते हैं, वहां से परिकल्पना का निर्माण हो जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, परिकल्पना के प्रकार क्या क्या है। तो मोस्टली जो दो प्रकार हैं, पहला शून्य परिकल्पना, दूसरा वैकल्पिक परिकल्पना। शून्य परिकल्पना को नल हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है, और एचओ के द्वारा किया जाता है, और वैकल्पिक को अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं इसको। और इसको एच ए कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। शून्य परिकल्पना को क्या कहते हैं, शून्य परिकल्पना को नल हाइपोथेसिस कहते हैं, वैकल्पिक परिकल्पना कहते हैं, और क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव, वैकल्पिक को अल्टरनेटिव कहते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों, शून्य परिकल्पना क्या है। शून्य परिकल्पना कहती है कि कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। क्या है, कोई संबंध नहीं है, जीरो संबंध है, मतलब जीरो, कोई संबंध नहीं है। शून्य परिकल्पना यही है एच, हाइपोथेसिस जीरो, एच का मतलब हाइपोथेसिस, जीरो का मतलब जीरो, कोई संबंध नहीं। वैकल्पिक परिकल्पना कहती है संबंध है, क्या है, संबंध है, ठीक है ना। अब हमारी क्या परिकल्पना थी कि बोलते हैं जो नशा है, नशा घरेलू हिंसा का कारण है, घरेलू, एक मिनट दोस्तों जरा आप, हाँ जी भैया जी। हाँ भैया, अभी 2 घंटे पहले तक तो मस्त चल रहा था, अभी मैंने चेक किया नहीं, अभी दोबारा। ठीक है, ओके। तो क्या है दोस्तों, नशा घरेलू हिंसा का कारण कारण है। अब शून्य परिकल्पना कहेगी कि नशे में और हिंसा में, ठीक है ना, घरेलू हिंसा में कोई संबंध नहीं है, जीरो संबंध है, कोई संबंध नहीं है भाई। ये सीधे मना कर देगा कि भाई कोई संबंध नहीं है, सूर्य परिकल्पना। वैकल्पिक परिकल्पना क्या कहेगी, नशे और घरेलू हिंसा में संबंध है। ये क्या कहती है, वैकल्पिक परिकल्पना कहती है, ठीक है ना। और इसी की हम जांच करते हैं। एक और बात, प्रश्न ये बनेगा कि भाई रिसर्च, शोध के दौरान किसका परीक्षण किया जाता है। ये क्वेश्चन आया, अभी परीक्षण किया जाता है। जैसे एक दे देगा आपको ऑप्शन ए, एच ओ, है ना, शून्य परिकल्पना। बी दे देगा आपको एच ए, है ना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सी दे देगा ए प्लस दोनों को, सॉरी, दोनों को, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन देगा आपको, एक देगा ए, दूसरा दे देगा आपको बी ऑप्शन, तीसरा सी दे देगा आपको ए प्लस बी, और फोर दे देगा कोई नहीं, ठीक है ना, कोई नहीं। और आप इस पे निशान लगाएंगे, या तो इस पे लगाएंगे या इस पे लगाएंगे, यही दोनों लगाएंगे। 100% मैं श्योर हूँ आप भी इसी पे लगाएंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, ये दोनों गलत है। हमेशा जो टेस्टिंग की जाती है वो शून्य परिकल्पना की टेस्टिंग की जाती है। ये आप अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लो, समझ लो। हमेशा टेस्टिंग शून्य परिकल्पना की जाती है। किसकी की जाती है दोस्तों, शून्य परिकल्पना की ही टेस्टिंग की जाती है। कोई और किसी और परिकल्पना की कोई टेस्टिंग
नहीं की जाती है, ठीक है ना। आप जो परिकल्पना बनाते हो, आपने ये परिकल्पना बनाई, ठीक है ना, ये हाइपोथेसिस बनाई, लेकिन शून्य परिकल्पना जैसे ही रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना, कि भाई जैसे ही शून्य परिकल्पना रिजेक्ट हुई, मतलब कि इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, ये तो शून्य परिकल्पना है, लेकिन जैसे ये रिजेक्ट हो जाएगी तो अपने आप वैकल्पिक परिकल्पना एक्सेप्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वैकल्पिक परिकल्पना अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगी। वैकल्पिक परिकल्पना कभी भी टेस्ट नहीं की जाती है, ठीक है ना। जैसे ये रिजेक्ट होगी, वैकल्पिक परिकल्पना या जो आपने जो परिकल्पना बनाई है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना कि क्वेश्चन पूछेगा कि शोध के दौरान किसको टेस्ट किया जाता है, तो शून्य परिकल्पना को ही टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है और बार बार आता है, ठीक है ना, बार बार आता है। कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे जो सिलेबस है, क्वेश्चन सिलेबस में से ही आने हैं, बाहर से नहीं आ सकते। और सिलेबस भी एक सीमित है, ऐसा नहीं है कि मतलब सिलेबस कोई ब्रह्मांड नहीं है कि इसका कोई अंत नहीं है, कोई महासागर नहीं है कि इसका कोई छोर ही नहीं है, नहीं। सिलेबस बिल्कुल सीमित है, उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे और यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, और कुछ नहीं आएगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि हमेशा सूर्य परिकल्पना को टेस्ट किया जाता है। एक इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि शून्य, क्या बोलते हैं, शून्य परिकल्पना, शून्य परिकल्पना एक्सेप्ट, ठीक है ना, स्वीकार होती है तो, कार होती होती है तो तो क्या होगा, ठीक है ना। ऑप्शन दिया होगा कि भाई वैकल्पिक परिकल्पना जो होगी, वैकल्पिक स्वीकार होगी, अस्वीकार होगी, शोध फेल हो जाएगा, इस तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, जैसे ही शून्य परिकल्पना स्वीकार होगी तो वैकल्पिक परिकल्पना अस्वीकार हो जाएगी, ठीक है ना, ये याद रखना, ये विपरीत है, ठीक है ना। एक एक्सेप्ट होगी, दूसरी रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और क्योंकि शून्य परिकल्पना को टेस्ट करें और शून्य परिकल्पना अगर एक्सेप्ट होती है तो वैकल्पिक परिकल्पना रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है ना। शून्य परिकल्पना क्या कहती है कि संबंध नहीं है, जीरो संबंध है। और वैकल्पिक परिकल्पना क्या कहती है कि संबंध है, दोनों के बीच में संबंध है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। कई बार आपको ये भी पूछ सकता है कि भाई शोध परिकल्पना क्या होती है। शोध परिकल्पना, तो आपने शोध के दौरान जो परिकल्पना का निर्माण किया है वो आपकी शोध परिकल्पना हो गई। जैसे हमने ये बनाया तो ये शोध परिकल्पना हो गई, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और ये भी बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब परिकल्पना का महत्व क्या है। परिकल्प शोध उद्देश्य निर्धारण में सहायक है। भाई ये क्या बोलते हैं, शोध के उद्देश्य निर्धारण करने में सहायता करती है। जैसे कि हमने परिकल्पना बनाई कि क्या बोलते हैं, हमारी परिकल्पना क्या है कि भाई जो नशा है वो घरेलू हिंसा का कारण है। तो क्या होगा, हमारे उद्देश्य भी क्या होंगे, इसी से संबंधित होंगे, उद्देश्य भी निर्धारित हो जाएंगे। क्या उद्देश्य हो जाएंगे हमारे कि भाई क्या बोलते हैं, हम ये अध्ययन करें कि भाई जो जो लोग नशे का सेवन करते हैं, ठीक है ना, क्या वो वाकई में उनके घर की स्थिति क्या है, ठीक है, वो घर में महिलाओं के संग अत्याचार, उनके घर में रहने वाली महिलाओं के संग और बच्चों के संग अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम अपने शोध के दौरान यही चेक करेंगे। तो ये क्या होता है कि परिकल्पना आपको शोध उद्देश्य के निर्धारण में सहायता कर देती है। हमारे शोध का उद्देश्य क्या है, तो हमारे शोध का उद्देश्य महिलाओं के संग जो हिंसा हो रही है, घरेलू हिंसा हो रही है, उसके बारे में जानना है और हमारी परिकल्पना उसमें निर्धारित कर रही है, ठीक है। अध्ययन में निश्चिंतता आ जाती है। अध्ययन में अगर हमारे पास परिकल्पना नहीं होगी तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हम घरेलू हिंसा का अध्ययन करना चाहते हैं तो हम नशेड़ियों का अध्ययन करें, या फिर हम क्या बोलते हैं आर्थिक कारण ढूंढ लें कि भाई जिन लोगों की सैलरी कम होती है, हो सकता है वो लोग वो करते हो, वो घर में हिंसा को बढ़ावा देते हो, या जो जिन जहाँ पे कुछ सत्तात्मक व्यवस्था होती है वो करते हैं, या फिर जिनके घर में फैमिली का जो साइज होता है वो बड़ा होता है वो करते हैं घरेलू हिंसा। तो क्या होगा कि हम भटक जाएंगे, हम निश्चित नहीं हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने परिकल्पना निर्धारित की
कि भाई क्या है, नशा, नशा, नशा कारण है घरेलू हिंसा का, हिंसा का। तो क्या हुआ कि अध्ययन में निश्चिंतता आ गई, हम निश्चित हो गए हमें यही अध्ययन करना है, ठीक है ना। तथ्य संकलन में सहायक, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, तथ्य क्या संकलन करेंगे, हम नशेड़ियों को पकड़ेंगे, उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, नशेड़ी से डाटा कलेक्ट करेंगे। घरेलू हिंसा, वो परिवार जहाँ पे घरों में जिन घरों में हिंसा हो रही है, जिन परिवारों में हिंसा हो रही है, हम उनको ढूंढेंगे और वहां से तथ्य कलेक्ट करेंगे। हम संबंधित कोतवाली या जो थाना है वहां पे जाएंगे, वहां से कहेंगे कि भाई हमें ऐसे आंकड़े पिछले एक महीने में या एक साल में किन किन के घरों में घरेलू हिंसा हुई है और उसका कारण क्या था, क्या उस समय आदमी ड्रिंक करके आया था या नहीं करके आया था। तो क्या हो गया, तथ्य संकलन में ये सहायक हो जाएगा। शोध क्षेत्र का निर्धारण करेगा दोस्तों, ये शोध के क्षेत्र का निर्धारण कर देगा। दो दो तरीके से करेगा, एक वैचारिक, वैचारिक मतलब हमारे विचार में जो हम निर्धारित करेंगे, हमने विचार में क्या निर्धारित किया, नशेड़ी, ठीक है ना, जो नशा करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तो ये हो गया। और दूसरा क्षेत्र कौन सा हो गया दोस्तों, हम कोई क्या करेंगे कि कोई मोहल्ला ले सकते हैं या कोई जिला ले सकते हैं, ठीक है ना, और लेके हम अपना क्षेत्र निर्धारित कर लेंगे। सच्चा मार्गदर्शक है दोस्तों, मैंने अभी मार्गदर्शक के बारे में बताया, ये सच्चा मार्गदर्शन करेगा, ये आपको भटकने नहीं देगा, आपको नशा और घरेलू हिंसा पे ही आगे बढ़ाएगा। आप जैसे ही दाएं बाएं होंगे, आप अपनी परिकल्पना देखेंगे और आप फिर अपनी इसी तरफ आ जाएंगे। अब जैसे मान लो मैं घरेलू हिंसा का अध्ययन करते करते मैं मार्ग से भटक जाता हूँ और मैं उनका अध्ययन करने लग जाता हूँ, क्या बोलते हैं कि भाई आर्थिक कारक जो है वो भी महिलाओं के घरेलू हिंसा का कारण है। लेकिन जैसे ही मैं अपनी परिकल्पना देखूंगा, मैं फिर वो छोड़ के फिर आ जाऊंगा, नहीं भाई मुझे तो नशेड़ियों को पकड़ना है, नशे का अध्ययन करना है कि भाई नशे का क्या प्रभाव पड़ता है घरेलू हिंसा पे, ठीक है ना। तो क्या है, ये सच्चा मार्गदर्शन का काम करेगा। बेहतर निष्कर्ष और सिद्धांत का निर्माण, जब आपकी परिकल्पना बेहतर होगी, अच्छी परिकल्पना होगी, तो सिद्धांत का भी निर्माण होगा और निष्कर्ष भी अच्छा ही निकलेगा। अब परिकल्पना की कुछ सीमाएं हैं भाई, बाधाएं हैं, इनको भी समझ लेते हैं, है ना। विषय से संबंधित सिद्धांतों एवं अवधारणाओं की गहन समझ ना होना। अब जैसे दोस्तों मैं महिलाओं के हिंसा के बारे में, घरेलू हिंसा के बारे में हम कुछ जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, तो मुझे सिद्धांतों का भी होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि भाई प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था है वो क्या होती है, जो लिंग विभाजन का जैविक आधार है वो क्या चीज होती है, संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या होता है महिलाओं को लेके, ठीक है। तो इन सब चीजों का भी मुझे ज्ञान होना चाहिए। इन सिद्धांतों या अवधारणाओं की मुझे समझ में नहीं होगी तो मेरे लिए परेशानी हो जाएगी परिकल्पना निर्माण करने में, ठीक है ना। तो ये इन चीजों का भी मुझे जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक शोध समस्या का सैद्धांतिक संदर्भ ढूंढना, ये भी काम ठीक नहीं है भाई, ठीक है ना। ये भी भाई, हर एक समाज में इतनी सारी घटनाएं घटती हैं, हर एक समस्या का कोई सैद्धांतिक संदर्भ नहीं होता है, ठीक है ना। क्या होता है, कोई सैद्धांतिक संदर्भ ढूंढना बड़ा मुश्किल और कठिन कार्य होता है, ठीक है ना। अब दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, उन झगड़े के पीछे कोई सिद्धांत निकालना, भाई ये बहुत कठिन काम है, ठीक है ना। तर्क वाक्य स्पष्ट विधियों का अभाव होना, दोस्तों समाज शास्त्र में विधियों का अभाव है, ठीक है ना। क्या है, अब ये कोई जो है, अब जैसे आप लैब में बैठते हो तो लैब में जब आप साइंस में कोई रिसर्च करते हो तो आपके पास बहुत सारी विधियां, कोई बहुत सारे टूल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं। लेकिन सामाजिक विज्ञान में ये सारी सुविधाएं नहीं होती, ये सारी विधियां नहीं होती है, तो ये भी एक समस्या है। प्रत्येक सामाजिक समस्या पर प्रयोग करना, अब प्रयोग नहीं कर सकते भाई, सामाजिक समस्या पे क्या प्रयोग करोगे। अब एक समस्या है कि भाई सपोज करो कि मैं ये देखता हूँ कि भाई चुनाव से पहले 6 महीने पहले मैंने एक सर्वे किया और उसका रिजल्ट ये बताता है कि भाई ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, सरकार से परेशान है, सरकार के काम से सुखी नहीं है, ठीक है। उसके 1 महीने बाद गवर्नमेंट ने उनको बिजली फ्री कर दी, राशन फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, 2-2 हज़ार रुपए उनके खाते में डाल दिए। तो अब उनका तो पूरा व्यवहार चेंज हो गया, है ना, उनका तो पूरा व्यवहार चेंज हो गया। अब बताओ इस पे कैसे रिसर्च किया जाए, बड़ा मुश्किल काम है उनका तो, क्योंकि मानव का व्यवहार हर क्षण बदलता रहता है, ठीक है ना। कई बार आपने देखा है कि भाई राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो अचानक दंगा करवा देती है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा या जाति का उन्माद खड़ा कर देती है, और क्या होता है कि पब्लिक की सोचने की पूरी वही बदल जाती है, ठीक है ना, पूरी सोच बदल जाती है।
तो क्या मानव व्यवहार जो चेंज होता रहता है, और ये इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, सामाजिक समस्या जो समाज से रिलेटेड होती हैं, तो उन पे प्रयोग करना बड़ा मुश्किल कठिन काम हो जाएगा। अब क्या प्रयोग करोगे जब उसका व्यवहार हर क्षण चेंज हो रहा है, ठीक है ना। उपलब्ध परिविधियों और सिद्धांतों का तार्किक उपयोग में लेने की जानकारी ना होना। अब जानकारी नहीं है तो फिर आप कैसे यूज करोगे, कैसे परिकल्पना का निर्माण करोगे, कैसे परिकल्पना टेस्ट करोगे। सामाजिक मुद्दों पर शोधकर्ता के मानव मस्तिष्क में मूल्यों का समावेश। अब मेरे दिमाग में भाई मैं इस चीज का टेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई जो नशेड़ी हैं वो जो है घरेलू हिंसा ज्यादा करते हैं, ठीक है ना, या घरेलू हिंसा का वही कारण है। तो मेरे मस्तिष्क में अगर ये मूल्य पहले से ही घुसा हुआ है, तो फिर मेरा जो जो मेरी परिकल्पना है, ठीक है ना, वो कैसे सही हो सकती है। क्या हो सकती है? सही नहीं हो सकती। हो सकता है भाई कि और भी कई सारे कारण हो। भाई सैलरी कम है, वो भी कारण हो सकता है। हो सकता है कि भाई उसकी घरवाली जो है वो मतलब चरित्रहीन हो सकती है, ठीक है ना। मैं आपसे माफी चाहूंगा, आप लोग जो भी सुन रहे हैं ये वर्ड, तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। मेरा महिलाओं के ऊपर कोई ऐसा वर्ड कहने का वो नहीं है। मर्द भी ऐसे हो सकते हैं, चरित्र हो सकता है मर्द की चरित्रहीनता जो है वो घरेलू हिंसा को बढ़ावा दे रही हो। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो मुझे अपने मस्तिष्क में कोई मूल्य लेके नहीं चलना है, ठीक है ना, मूल्य फ्री रहना है मेरे को, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा, शोध के दौरान जो निष्कर्ष आएगा, ठीक है ना, वही सत्य होगा। मुझे अपने दिमाग में कोई मूल्य नहीं रखना है, ठीक है ना। कुछ जो परिकल्पना होती है, सूर्य परिकल्पना जो होती है अपने में नकारात्मक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। अब शून्य हर कोई ये चाहता है कि भाई जो मैंने परिकल्पना बनाई है ना वो सत्य सिद्ध हो। क्या हो? सत्य सिद्ध हो। जैसे कि मेरी परिकल्पना है कि भाई नशाखोरी जो है महिला घरेलू हिंसा का कारण है, तो मैं चाहूंगा कि भाई ये सत्य हो। लेकिन इसके क्या बोलते हैं, नशे में और आपका घरेलू हिंसा में कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना, कोई संबंध नहीं है, शून्य परिकल्पना है। तो ये क्या है? नकारात्मक प्रवृत्ति है, नकारात्मक है, ठीक है ना, नकारात्मक है। और कोई भी व्यक्ति जो है ना वो ये नहीं चाहेगा कि भाई वो शून्य परिकल्पना एक्सेप्ट हो, वो चाहेगा कि अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो। जो मैंने जो मेरी जो मेरा जो तर्क वाक्य है, जो मेरा हाइपोथेसिस है वो सत्य हो। तो क्या है? ये एक नेगेटिव वो है, प्रवृत्ति है, ठीक है ना। तो चलो दोस्तों, इतना ही था आज के लिए। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगा, आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है ना। ताकि क्या हो कि भाई मैं और लाइव चालू करूँ, ठीक है ना, लाइव चालू करूँ, फिर वहाँ पे और अच्छे से मैं आपको बता पाऊंगा, समझा पाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग इसमें इस विषय पे काम कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आगे हम डिस्कस करेंगे चर क्या होता है, ठीक है ना, चर क्या होता है, ठीक है ना, वेरिएबल्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। चलिए दोस्तों, बाय।